हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल केएस एकेडमी वन स्टेप टू सक्सेस। आप हमको फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं पायल आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सेकंड पार्ट आज लेकर आई हूँ, जिसमें हम एप्लीकेशन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी करेंगे। इसके प्रीवियस पार्ट में हमने व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी और इसका जनरेशन कैसे होता है और चार्जेस क्या होते हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, ये सारी चीजें हमने स्टडी किए थे। कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व किया था। तो इस पार्ट में हम लोग एप्लीकेशन की स्टडी करने वाले हैं। एप्लीकेशंस ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए आज हम यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज करने वाले हैं। एक्टिविटी करने के लिए हमको लगेगा एक वोल्ट मीटर, जिसमें हमको क्या पता चलेगा, वोल्टेज जो है एक सर्किट में से फ्लो कर रहा है तो वो वोल्टेज हमको पता चलेगा। जो भी सर्किट है या फिर जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है हर एक चीज का, वोल्ट मीटर का, एम मीटर का, ये हमारे प्रीवियस पार्ट में हमने स्टडी कर चुके हैं। उसकी जो लिंक है इस पार्ट में मैं इस पार्ट के साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये हमारा है वोल्ट मीटर। एमीटर लगेगा बिकॉज हमको करंट कितना फ्लो हो रहा है ये भी तो पता करना है। एमीटर, फिर अब वोल्ट मीटर और एमीटर है तो हमको एक सर्किट बनाने के लिए हमको एक वायर की जरूरत पड़ेगी, स्विच बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, साथ में बैटरी की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये है हमारा स्विच बोर्ड, ये है हमारी बैटरी, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया निक्रोम वायर से। ठीक है, अब निक्रोम वायर तो आ गया, तो एक कनेक्शन यहाँ पे हमको यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ ओपन है। जब तक के यहाँ से इसका कनेक्शन इसके साथ नहीं होगा तब तक के इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने वोल्ट मीटर और एमीटर जो है यहाँ पे कनेक्ट किया है, जिसमें से हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि जब हम लोग वोल्ट मीटर की रीडिंग चेंज करेंगे तो उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। जो ये एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी के थ्रू हम ये वाली स्टडी करने वाले हैं कि वोल्ट मीटर की रीडिंग अगर हम चेंज करते हैं तो एमीटर की रीडिंग हमको क्या पता चलता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको सारे कनेक्शन को क्लोज करना होगा। जैसे कि ये जो स्विच है इसको ऑफ करना होगा, इस कनेक्शन को इसके साथ में एक निक्रोम वायर लेकर हमको कंप्लीट करना होगा, एक सर्किट को कंप्लीट करना होगा जो हमने हमारे प्रीवियस पार्ट में देखा है। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो क्लोज कर लेते हैं ताकि हमारा जो वायर कनेक्शंस है वो लूज ना हो, एक फिट तरीके से हम उसको क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद में हम लोग स्विच बोर्ड को भी क्लोज कर लेंगे ताकि हमारा जो करंट है वो प्रॉपर तरीके से फ्लो हो, क्योंकि इसके पहले हमने देखा था ऑन ऑफ स्विच, जब तक कि हम उसको ऑफ नहीं करेंगे तब तक कि हमारा करंट फ्लो नहीं होगा। ये एल लेंथ का हमने यहाँ पे वायर लिया है और कनेक्ट कर दिया है। इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है ये हमको दिख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हमने क्या कर रखा है कि जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है, वोल्टेज क्या करके रखा हुआ है, स्टॉप करके रखा है वोल्ट मीटर के थ्रू, जीरो करके रखा हुआ है। जीरो यहाँ पे फ्लो है, इसलिए हमारा करंट भी यहाँ से कुछ भी फ्लो नहीं हो रहा है, ऑल्दो हमारा सर्किट कंप्लीट है फिर भी। तो जैसे ही हम लोग यहाँ से वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, यहाँ से क्या होगा, हमारा करंट भी चेंज होगा, यहाँ से करंट फ्लो कितना हो रहा है ये पता चलेगा। तो हमें करना क्या है इस एक्टिविटी के थ्रू, एक तो हमको वोल्ट मीटर की रीडिंग बदलनी है, वोल्टेज स्टार्ट करना है यहाँ पे, और साथ में हमको रीडिंग क्या करनी है, नोट करनी है कि वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी है और एमीटर की रीडिंग कितनी है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, एक टेबल बनाना होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर टेबल बना लिया और जितनी रीडिंग्स होंगी वो सीरियल नंबर थ्रू हम वहां पे नोट करते जाएंगे। तो हम लोग चलो पहले वोल्ट मीटर को थोड़ा सा मूव करते हैं जिससे हमारा करंट फ्लो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमने स्टार्ट किया, साइमल्टेनियसली हमने एमीटर में देखा कि एमीटर का भी हमें कुछ करंट शो कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि वोल्ट मीटर की रीडिंग हमारी 0.3 है, तो हमारी एमीटर की रीडिंग क्या आ रही है, 0.4 और 0.6 के बीच में, मतलब लगभग हमारा 0.5 के आसपास आ रहा है। या तो फिर ये हम अगर इसको क्लियरली देखा जाए तो ये 0.5 से हल्का सा कम है। तो हम इसको नोट कर लेते हैं कि हमारी फर्स्ट रीडिंग हमको मिली है 0.3 और 0.5 से हल्का कम है और 0.4 से ज्यादा है। हम इसको नोट कर लेते हैं 0.45। सिमिलरली अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वोल्ट मीटर को और थोड़ा सा चेंज करेंगे कि हमको पता करना है कि भाई क्या एग्जैक्टली इसमें चेंजेस हो रहे हैं। हमें इस एक्टिविटी के थ्रू यही तो पता करना है कि जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज चेंज करते हैं एक सर्किट में का, तो हमारा करंट कितना आता है।
तो हमने चेंज कर दिया इसको 0.3 से 0.4 पे। तो यहाँ पे आप एमीटर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर रीडिंग चेंज हो गई। यहाँ पे अभी एग्जैक्ट हमको कितनी आ रही है 0.6। तो अब हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं सेकेंड रीडिंग। तो हमको 0.4 जब हमारा वोल्टेज है तो हमारा करंट कितना आ रहा है 0.6 का हमको यहाँ पे करंट आ रहा है। अब हम लोग और थोड़ा सा चेंज करते वोल्ट मीटर की रीडिंग 0.5। तो हमको यहाँ पे एमीटर का भी थोड़ा सा चेंज आ रहा है, जिसमें हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 0.7 से ज्यादा है और 0.8 से कम है। तो हम दोनों के बीच की रीडिंग ले लेंगे और नोट कर लेंगे। जब हमारा 0.5 वोल्टेज है तो हमारा रीडिंग कितनी आ रही है करंट की, एमीटर हमको कितना शो कर रहा है 0.75। साइमल्टेनियसली हम और इसको आगे चेंज करते हैं। 0.6 जब किया तो हमारा एमीटर का भी रीडिंग इंक्रीज हो गया, 0.8 से ज्यादा हो गया। तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, जब हमारा वोल्टेज 0.6 था तो हमारा करंट कितना आया 0.9, क्योंकि एग्जैक्ट 0.8 और 1 के बीच का है, इसलिए हमने यहाँ पे नोट किया 0.9। अब हम इसको आगे ऐसे ही नोट करते जाएंगे। अभी 0.6 था तो अब हम यहाँ पे 0.7 करेंगे। अब यहाँ पे और इंक्रीज हो गई तो हमारी रीडिंग कितनी आ गई, हल्का सा 1 पॉइंट से ज्यादा है, इसलिए हमने वहां पे नोट किया 1.05। अब आगे हम और देख लेते हैं। तो ये आ गया 0.8 और आगे यहाँ पे आ रहा है 1.2। तो यहाँ पे हमने इसको भी नोट कर लिया। अब हमारी 0.9 में हमको यहाँ पे ये दिखा रहा है कुछ ज्यादा, 1.3 से ज्यादा। तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, जब हमारी 0.9 वोल्टेज का रीडिंग था वोल्ट मीटर में से हमको जो शो किया गया, उसमें हमको एमीटर की रीडिंग जो मिली वो है 1.35। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में हमको क्या पता चला कि जैसे जैसे हम लोग वोल्ट मीटर में से वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो हमारा करंट क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। मतलब सर्किट में से जो करंट है, जो फ्लो ऑफ करंट है, वो भी साइमल्टेनियसली बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स डैट कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जैसे ही हम लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट भी बढ़ते जाएगा। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको फिर से रीराइट करते हैं। इस एक्टिविटी से तो हमको ये पता चल गया कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो जो हमने एक्टिविटी की है उस एक्टिविटी में हमें एक बात पता चली है, और वो ये है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। सो अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, अब इसको इक्वल करने के लिए कोई ना कोई तो कांस्टेंट होगा ही। तो उस कांस्टेंट की वैल्यू हमको निकालनी होगी, बिकॉज हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू है, करंट की वैल्यू है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा वैसे वैसे हमारा करंट भी बढ़ा। तो हम इसको आगे कैलकुलेशन करने के लिए, इस एक्टिविटी को फर्दर मूव ऑन करने के लिए, मतलब हमको इस एक्टिविटी से कुछ क्या मिल रहा है, हमने ये तो पता कर लिया कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है, बट कोई एक फैक्टर है जिसकी वजह से ये बढ़ रहा है। बिकॉज हमें क्या पता चल रहा है कि 0.3 है तो 0.3 करंट है क्या, नहीं, 0.3 हमारा वोल्टेज है तो करंट हमारा 0.45 है, मतलब किसी फैक्टर से ये बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको मैथमेटिकल का यूज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, वाई एक्सिस में हमारे वोल्टेज की रीडिंग लेंगे एंड एक्स एक्सिस में हम लोग क्या करेंगे, करंट की रीडिंग लेंगे। तो हमारी फर्स्ट वैल्यू है वोल्टेज की 0.3 एंड करंट की 0.45। तो हमारा वोल्टेज कुछ यहाँ पे आएगा 0.3 और हमारा 0.5 है, इट मीन्स की 0.45 है, सॉरी। तो हमारा 0.4 और 0.6 के बीच में 0.5 और 0.5 और 0.4 के बीच में लगभग यहाँ पे 0.45, यहाँ लगभग हमारा पहला पॉइंट आएगा। तो हम इसको यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं, पहला पॉइंट। ठीक है, सिमिलरली हमारा सेकेंड पॉइंट है 0.4 और हमें वैल्यू मिली थी 0.6, तो हमारा सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आएगा कुछ। तो इसी तरीके से हम लोग आगे के प्लॉट करते जाएंगे। ठीक है, तो प्लॉट करते वक्त हमको क्या पता चलेगा, जैसे ही हमने हमारी लास्ट वाली वैल्यू यहाँ पे देख लेते हैं, हम लोगों ने कितने पॉइंट्स प्लॉट कर लिए, 1 2 3 4 5 6, एक प्लॉट लास्ट वाला रह गया 0.9 वाला, तो हम लोग इसको भी प्लॉट कर लेते। तो जैसे ही हमने यहाँ पे प्लॉट किया तो हमको एक फैशन यहाँ पे पता चला। फैशन इट मीन्स डैट कि जो ये पॉइंट है ये लीनियर हमको दिखाई दे रहे, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे और पता करेंगे कि भाई एग्जैक्टली ये लीनियर है ये भी या नहीं।
तो ये जैसे ही हमने ज्वाइन किया तो हमको ये लीनियर फैशन में पता चला। और सबसे मोटा मोटा बात क्या पता चली कि हाँ ये पास कहाँ से कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है ना। तो हमारा ये एक लाइन ड्रॉ हो गई, ऑल द पॉइंट्स आर पासिंग थ्रू अ सिंगल लाइन एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास हो रहा है। तो हमको इसमें से एक लाइन का इक्वेशन, बिकॉज हमने मैथमेटिकल्स में पढ़ा हुआ है कि जब हम लोग ग्राफ में एक एक्स वाई एक्सिस थ्रू एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो पासिंग टू ओरिजिन हो या फिर नहीं भी हो, तो एक फॉर्मूला से हम लोग एक्स वाई वैल्यू की जब हमको वैल्यू पता रहती है तो स्लोप मिलता है, राइट। स्लोप मिलता है हमको जब हम लोग एक्स वाई एक्सिस करते हैं ड्रॉ और प्लॉट करते हैं, तो ये लाइन का इक्वेशन मिलता है हमको। वो इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अब मैथ्स में तो आपको मैथ्स वाले टीचर ये और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, मैं भी यहाँ पे आपको पूरा कोशिश करती हूँ कि ये आपको समझ पाए। सो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का मतलब है कि ये लाइन का इक्वेशन होता है। अब ये कैसे होता है, बिकॉज जैसे कि हम लोग यहाँ पे y की वैल्यू रखेंगे और x की वैल्यू रखेंगे तो हमको m की वैल्यू मिलेगी। अब ये c क्या चीज है, c जो होता है ये कांस्टेंट होता है। जो ये पॉइंट होता है, जो लाइन होती है हमारी, ये कहाँ से पास कर रही है। सो फिलहाल तो ये हमारी ओरिजिन से पास कर रही है, तो हमारी c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, सपोज ये यहाँ से पास कर रही है या फिर यहाँ से पास कर रही है, सपोज 0.4 से पास कर रही है, तो हमारी c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.4। सिमिलरली अगर ये लाइन इस पॉइंट से यहाँ से पास कर रही है, कुछ ऐसे, मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके बताती हूँ कि कुछ ऐसे यहाँ से अगर लाइन ड्रॉ कर रही है तो हमारी c की वैल्यू क्या आ जाएगी, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारी y, हम जो वैल्यू लिखते हैं वो कभी भी हमारी x एक्सिस की नहीं होती। तो ये जो हमें एक्सटेंड करना होता है कुछ इस तरीके से, तो हमको यहाँ देखना होता है कि ये कहाँ पे जाके इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट, यहाँ पे जो मैं वर्ड यूज कर रही हूँ इंटरसेक्ट, इट मीन्स डैट कि y एक्सिस पे कोई भी लाइन हो, कोई भी लीनियर लाइन हो, y एक्सिस पे जब इंटरसेक्ट करेगी तो हमारी c की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटरसेक्ट पॉइंट, लाइन और y एक्सिस का इंटरसेक्ट पॉइंट। फिलहाल तो हमारा इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, 0। लाइन हमारी कहाँ से पास हो रही है, 0 से, तो हमारी c की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, y इक्वल टू एम एक्स। सिंपल हमारा क्या हो गया। अब हमको यहाँ पे चाहिए m, मतलब जो हमारा y है वोल्टेज, x है हमारा I, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम आई। अभी हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि भाई मैं क्या बोल रही हूँ। तो यहाँ पे हमको फिलहाल इतना ही समझना है कि हमारे इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और c की वैल्यू क्या है, इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि इक्वल टू 0, हमको c की वैल्यू, बिकॉज c की वैल्यू, हाँ ठीक है, हमारी c की वैल्यू आएगी 0 क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रही है। तो अभी हम लोग को पता करना है कि भाई ये कौन से फैक्टर से इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो m है, m जो होता है हमारा स्लोप ऑफ लाइन, तो ये हमको बताता है कि x की वैल्यू जो बढ़ रही है y के रेफरेंस में, वो कितने फैक्टर से बढ़ रहा है। तो हमको इस इक्वेशन से, हमको जो यहाँ पे फाइंड आउट करना था, जो कांस्टेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो इस इक्वेशन से हमको मिल जाएगी। जैसे ही हम y की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू रखेंगे, हमको ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा, बाय मैथमेटिकल रूल, y अपॉन x इक्वल टू m। तो हमको कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब तक जो मैं बोल रही थी, हम उसको अभी फॉर्मूले के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा V था, वोल्टेज है, वोल्टमीटर से जो हमको मिला था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, और इसको इक्वल करने के लिए V इक्वल टू कॉन्स्टेंट इनटू I, जो हमको इक्वेशन से मिल जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले इक्वेशन से। c हमारा क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो हमारा y जो हो जाएगा v, और x जो हो जाएगा I, और जो कांस्टेंट है हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे ये लाइन का इक्वेशन था, और हमारा इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में हम लोग उसको R फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। सो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, V इक्वल टू R इंटू I। तो हमारा R फैक्टर से जो करंट है वो बढ़ रहा है। सो जो व्हाट इज R, अब ये R है क्या, नो डाउट कि हमारे ये कांस्टेंट वैल्यू है, बट व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स। सो पहले तो हमको ये पता कर लेना है, जो हमारा V है वो है हमारा वोल्टेज, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है टू एंड के बीच का, राइट। I जो है हमारा करंट, जो उस वायर में से
फ्लो कर रहा है। देन R जो होता है हमारा रेजिस्टेंस। अब हमने इसको रेजिस्टेंस क्यों कहा है भाई, कांस्टेंट क्यों है ये, राइट? तो कितना करंट वहां से अपोज करेगा, कितना करंट वो रुक रहा है और कितना करंट वहां से फ्लो कर रहा है। सो वो किस फैक्टर से डिनोट कर रहे हैं हम लोग, रेजिस्टेंस के फैक्टर से। और हमको इक्वेशन क्या मिला, V इक्वल टू R इंटू आई। और इस इक्वेशन को फ्रेंड्स हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ओम्स लॉ, वेयर R इज अ कांस्टेंट कॉल्ड एज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है, जो अपोजिशन फैक्टर होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ रेजिस्टेंस, एंड द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ लेंथ, एरिया, क्रॉस सेक्शन एंड द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। इट मीन्स डेट कि जब हम लोग R की वैल्यू बात कर रहे हैं तो ये किस पे डिपेंड रहेगा कि उस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा है, और नेचर मतलब वो कौन से मटेरियल से बना हुआ है। और जिस टाइम पे हम लोग एक्टिविटी या फिर कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर करंट फ्लो हो रहा है, या उसमें से वोल्टेज फ्लो हो रहा है, या फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिल रहा है उस वायर के एंड में से, सो उस टाइम पे टेम्परेचर क्या था, बिकॉज टेम्परेचर इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट फैक्टर whenever the electric current flow through any conductor। ठीक है, तो जब जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा हमारा इलेक्ट्रिक कंडक्टर में से करंट फ्लो जो हो रहा है वो भी बदलते जाएगा। तो ये जो है रेजिस्टेंस इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ जो है, आर जो है हमारा रेजिस्टेंस, उसका जो यूनिट होता है वो होता है ओम, जो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं, ओहम्स। अब एग्जैक्टली ओम्स लॉ कहता क्या है, ये कहता है कि ओम्स लॉ गिव्स अ रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एंड्स। इट मीन्स डैट जो हमने एक्टिविटी की थी, जो प्रूफ कर रहा था कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम कह रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो वही ओम्स लॉ हमको बता रहा है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब एक वायर में से फ्लो करेगा करंट, तो वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंट टू एंड, जो अक्रॉस द एंड, जो वायर है उसके एंड के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस रहेगा उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, सो जो ये हमें ऑब्टेंड हुआ था y इक्वल टू आर इंटू आई, हमको ये इक्वेशन मिला था किससे, हमको ग्राफ से मिला था। सो इसी इक्वेशन को हम लोग रिफॉर्म करेंगे और फिर से लिखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, v अपॉन आर इक्वल टू आई। इट कैन बी रिटन एज ऑल्सो v अपॉन आई इक्वल टू आर, राइट? और इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज r इंटू आई इक्वल टू v, जो हमारा पहला फॉर्म था। ठीक है, तो हम इसको तीनों फॉर्म में लिख सकते हैं। अब मेरा ये बताने का क्यों यहाँ पे इंपॉर्टेंस था कि भाई हम इसको तीनों फॉर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज जो आगे की हम लोग एक्टिविटी करने वाले हैं, जो एप्लीकेशन हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, वो इन्हीं फॉर्मूले के बेसिस पे है। अब ये फॉर्मूले में तो कोई चेंजेस है नहीं, बट ये बताने का मेरा सिर्फ यही एक इंपॉर्टेंस है कि जब हम लोग यहाँ पे रीअरेंजमेंट करते हैं तो हमारे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको हमको सॉल्व करने में इजी हो जाता है, और उसे समझने के लिए भी हमको बहुत इजी हो जाता है। सो यही यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंस है, तो इसको हम तीन फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं। सो जो एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले पहला, सो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमने फॉर्मूला ऑब्टेन किया था वो एप्लीकेबल है भी या नहीं। तो हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि भाई ये जो फॉर्मूला है वो किस तरीके से यूज किया जा सकता है। सो न्यूमेरिकल है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ वायर कैरिंग 2 एम्पियर ऑफ करंट इज 0.1 वोल्ट। इसमें क्या बता रहा है कि करंट फ्लो जो हो रहा है वो 2 एम्पियर का है, और वोल्टेज कितना है उसमें, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0.1 वोल्ट का। तो हमको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस करना है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स। सो पहले तो हम लोग सर्किट ड्रॉ कर लेंगे। अब ये सपोज कोई अननोन रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे बल्ब इसलिए बताया गया है, जो बल्ब ऑन है, हमारा स्विच बोर्ड है, बैटरी है। सो बैटरी हमको कितना वोल्टेज दे रही है, 0.1 वोल्ट का। सपोज ये 0.5 वोल्ट का भी दे रही होगी, बिकॉज एक्टिविटी में हमने देखा है कि वोल्ट मीटर से हम लोग वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। सो फिलहाल तो यहाँ पे वो सब हमको नहीं करना है, बस हम इस
सर्किट डायग्राम को इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं ताकि हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज्यादा आसानी हो। सो एमीटर से हमको करंट पता चला है 2 एम्पियर का और वोल्टेज जो है वो अक्रॉस द एंड। यहाँ पे देखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ द वायर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वायर है, एक कंडक्टर है जिसका एक रेजिस्टेंस है, फिक्स रेजिस्टेंस है, जिसको हमको कैलकुलेट करना है। उसके अक्रॉस में जो वोल्टेज मिल रहा है हमको 0.1 का मिल रहा है। सो ये कंप्लीट फ्लो डायग्राम है हमारा किसका, करंट सर्किट का। अब हम लोग यहाँ पे जो गिवन है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। करंट हमारा 2 एम्पियर, वोल्टेज जो है अक्रॉस द एंड 0.1 वोल्ट का, और फ्रॉम ओम्स लॉ जिसको मैं रिपीट करने वाली हूँ यहाँ पे, तो V अपॉन आर इक्वल टू आई, और हमको R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी, 0.1 अपॉन आर इक्वल टू 2। रीअरेंज करेंगे तो हमको R कुछ इस तरीके से मिलेगा, 0.1 अपॉन 2 इक्वल टू आर, और हमको R की वैल्यू मिलेगी 0.05 ओम्स, और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से 0.05 ओम, जो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है हमारा ओम का, जो यूनिट है किसकी, रेजिस्टेंस की। अब हम देख लेते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज अ 24 वोल्ट बैटरी। कितनी बैटरी है उसकी, 24 वोल्ट की, एंड द रेजिस्टेंस ऑफ 60 ohms. What will be the current in the circuit? The resistance of the connecting wire is negligible. अब ये जो सामने का सेंटेंस है हम इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सर्किट डायग्राम को देख लेते हैं, वही सर्किट डायग्राम देखेंगे। हमारे यहाँ पे क्या मिल रहा है, वोल्टेज जो है, ये बैटरी है वो है 24 वोल्ट की, ठीक है। तो ये, और हमको ओम्स यहाँ पे मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है 60 ओम्स, और हमको करंट फाइंड आउट करना है, राइट। वो तो हम लोग अभी ओम्स लॉ से फाइंड आउट कर लेंगे, बट आगे जो है यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर इज निग्लिजिबल। अब ये क्यों, बिकॉज इतना सारा वायर यहाँ पे लगा हुआ है। सपोज ये कंडक्टर, ये दूसरा मटेरियल है जिसमें हमने ये भी देखा था कि रेजिस्टेंस इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। तो ये अगर दूसरा मटेरियल होगा तो ऑब्वियसली इसका भी कुछ अमाउंट का रेजिस्टेंस होगा। तो इसका अगर रेजिस्टेंस है और इसका भी रेजिस्टेंस है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही वैल्यू है। तो यहाँ पे सामने सेंटेंस में दिया हुआ है कि जो कनेक्टिंग वायर्स है ये, इसका जो रेजिस्टेंस है ये निग्लिजिबल है, इट मीन्स ये 0 है। तो इसको हमको अवॉइड करना है और सिर्फ कंसीडर करना है कि क्या, हमें सिर्फ और सिर्फ इस कंडक्टर को जिसका रेजिस्टेंस 60 ओम्स है। तो हमें कंप्लीट सर्किट का वोल्टेज कितना मिल जाएगा, 24 वोल्ट। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आगे जो सेंटेंस लिखा है वो भी हमको समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोग पहले तो गिवन क्या है वो देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस हमको 24 वोल्ट्स का दिया है, रेजिस्टेंस हमको 60 ओम्स का दिया है, देन करंट फाइंड आउट करना है। नाउ पुटिंग द वैल्यूज इन ओम्स लॉ इक्वेशन, तो V अपॉन आर इक्वल टू आई, तो सिंपली यहाँ पे हमको पुट करना है 24 अपॉन 60 इक्वल टू I, so it will gives 0.4 ampere of current, right? Thus the current flowing through in a circuit is 0.4 ampere. अब हम देख लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टर्स। अब इसका मतलब क्या, कॉम्बिनेशन, अभी हमने जो एग्जांपल देखा था, एक न्यूमेरिकल देखा था, उसमें हमने देखा था कि रेजिस्टेंस के साथ में कनेक्टिंग वायर्स है। अब ये जो कनेक्टिंग वायर्स है इसका भी कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता है। नो डाउट कि हमने उसको निग्लिजिबल किया था, 0 कंसिडर किया था, बट इट ऑल्सो अफेक्ट टू द फ्लो ऑफ करंट और फ्लो ऑफ वोल्टेज, जिसपे भी है ये अफेक्ट करेगा। अगर हमारा जो रेजिस्टर्स है वो कनेक्ट है एक दूसरे के साथ में, तो किस तरीके से होंगे, तो 2 तरीके से होते हैं, एक सीरीज फॉर्म में और एक पैरेलल फॉर्म में। तो सीरीज फॉर्म में हम पहले देख लेते हैं। तो सीरीज फॉर्म का मतलब क्या होता है, लाइन बाय लाइन, जैसे हम स्कूल में लाइन लगाते हैं हर एक क्लास का, ठीक है। सपोज हमारा 9th स्टैंडर्ड है तो 9th स्टैंडर्ड की जो गर्ल्स या बॉयज हैं वो लगेंगे एक के बाद एक हाइट वाइज, है ना, और उसके बाजू में बॉयज वाले वो भी हाइट वाइज। तो जो बॉयज और गर्ल्स की लाइन हो गई वो पैरेलल हो गई, दोनों एक दूसरे के साथ जा रही है। एंड जो गर्ल्स एक के पीछे लगे हैं वो सीरीज में लगे हुए हैं, जैसे हमारी लाइट होती है सीरीज जो हम लोग घर में लगाते हैं उस तरीके की। इन सीरीज तो हमारे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जो एक लाइन में लगे होंगे दैट इज कॉल्ड एज इन सीरीज। तो हम इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं कि ये किस तरीके से होगा। ये है एक रेजिस्टर, ये है जिसका रेजिस्टर क्या होगा R1,
अभी ये अननोन है इसलिए R1। ये हो गया सेकेंड रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस हो गया R2। ये हो गया थर्ड R3। अब इसे ज्यादा नहीं लेते, हम लोग 3 ही कंसिडर करते हैं। तो ये जो है 1 by 1 यहाँ पे 1 2 3, तो ये एक लाइन से लगे हुए, डेट इज मीन्स इन सीरीज। अब हम इस सर्किट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो बैटरी लगेगी हमको, स्विच बोर्ड लगेगा। अब इसमें से जो करंट फ्लो होगा उसके लिए एमीटर लगेगा, और वोल्टेज कितना है वो भी हमको पता करने के लिए वोल्ट मीटर लगेगा। लेकिन वोल्टेज जो है अक्रॉस द एंड, मतलब यहाँ पे वोल्टेज अलग आएगा, यहाँ पे वोल्टेज अलग आएगा और यहाँ पे वोल्टेज अलग आएगा, है ना। तो हम लोग सर्किट में जब करंट जो फ्लो हो रहा है, करंट वो सेम ही फ्लो होगा, राइट। इसमें से भी करंट सेम जा रहा है, इसमें से भी सेम जा रहा है, पर कितने अमाउंट का जा रहा है वो बाद में देखेंगे। अब इसमें से भी करंट जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं सर्किट को पहले, ठीक है। अब ये जब हमने कंप्लीट कर दिया तो इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है, हम लोग यहाँ से देखेंगे कि सपोज यहाँ से आई अमाउंट का करंट या एमीटर में से हमने फ्लो किया इस बैटरी में से, राइट। तो यहाँ से आई गया तो यहाँ से हमको आई ही मिलेगा एंड में। जब यहाँ से आई आएगा तो यहाँ से भी हमको आई ही मिलेगा, और हमको आउटपुट में क्या मिलने वाला है, सिर्फ आई ही मिलने वाला है। मतलब जो करंट की वैल्यू है यहाँ पे चेंज नहीं हो रही। तो हम लोग यहाँ पे करंट जो है डायरेक्टली आई ही कंसिडर करेंगे। देन अब हम लोग बात करते हैं वोल्टेज की, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो जो कनेक्टिंग वायर्स है, इस कनेक्टिंग वायर्स में से हमको, ये जो कनेक्टिंग वायर है इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके अक्रॉस द एंड जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमको 0 कंसीडर करना है, निग्लिजिबल। बट जब यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है तो इसमें से जो वोल्टेज आएगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंट आएगा। चाहे ये हमारी 24 वोल्ट की बैटरी हो, चाहे 1.5 की बैटरी हो, तो यहाँ पे वोल्टेज अलग आएगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा अलग, और यहाँ पे भी अलग आएगा। तो अभी हम लोग वोल्ट मीटर से इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। तो हमको क्या मिलेगा, सपोज कंसिडर करते हैं V1 इज अ वोल्टेज और V1 इज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ रेजिस्टेंस R1। जो कंडक्टर है हमारा, उसका जो रेजिस्टेंस है R1, उसमें से जो हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है वो है V1। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट का फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें से हमको क्या मिल जाएगा, V2 मिल जाएगा। एंड देन सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, थर्ड में से भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो सपोज कोई वैल्यू मिल जाएगी और वो होगी हमारी V3, ठीक है। तो अब इस डायग्राम से हमको एक और चीज पता करनी है। जब हम लोग यहाँ से फ्लो करेंगे करंट का, तो करंट तो हमको सेम मिल रहा है, बट अक्रॉस द एंड हमको वोल्टेज डिफरेंस मिल रहा है। बट द एंड ऑफ द सर्किट, यहाँ पे जब सर्किट कंप्लीट होती है, करंट और वोल्टेज जब यहाँ से आ रहा है, तो सेम यहाँ से सपोज 24 वोल्ट का करंट वोल्टेज जा रहा है। सो हमको यहाँ से निकलने के बाद में, पूरा सर्किट कंप्लीट होने के बाद में, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, टोटल 24, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो हम लोग इसको अभी नोट डाउन कर लेते हैं कि जो वोल्टेज है वो हो जाएगा कंप्लीट वोल्टेज, जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा, that is equal to V1 plus V2 plus V3। अब अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, V is equal to R into I। तो हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे वैल्यू। I जो है हमारा कांस्टेंट है थ्रू आउट द सर्किट, तो I को हम लोग I1, I2, I3 इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। बट जो हमारा रेजिस्टेंस है पर्टिकुलर कंडक्टर का, वो डिफरेंट है, इसलिए हम लोग उसको R1, R2, R3 से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड देन यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे, तो हमको इस तरीके से कुछ फॉर्मूला मिलेगा। अब क्या करेंगे, हम लोग इसमें से I को कॉमन निकालेंगे, तो कुछ इस तरीके से। देन फ्रॉम बोथ द साइड I विल कैंसल्ड। सो हमें फॉर्मूला क्या मिल गया, जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो इक्वल हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमने क्या देखा कि जब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में जब सीरीज होती है, जब सीरीज में हमारे रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं, तो जो रिजल्टेंट होगा हमारा रेजिस्टेंस, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी तो हमने देखा था कि सीरीज में जब हमारे रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं, तब हमारा रेजिस्टेंस रिजल्टेंट जो होता है वो एडिशन ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन अ सीरीज होता है। अब इन पैरेलल हम लोग देखेंगे, अब पैरेलल किस तरीके से कनेक्ट होगा। तो पहले तो हम लोग ओम्स लॉ को भी साइड में लिख लेते हैं, I इक्वल टू V बाय R, बिकॉज यहाँ पे I के फैक्टर में हमको देखना होगा। सो
पहला हमारा रेजिस्टेंस है R1 कंडक्टर, राइट, देन नेक्स्ट R2 एंड R3। सो ये हमारे 3 डिफरेंट है। जब ये एक के बाद एक थे तब सीरीज में थे, अब एक के नीचे है तो ये क्या हो गया, पैरेलली कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो अब ये कनेक्टेड तो है नहीं, अब हम इसका कनेक्शंस पूरे कर लेते हैं, बैटरी, स्विच बोर्ड एंड देन इसका कनेक्शन कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा कनेक्शन बन गया। अब देखो ये पूरे पैरेलली एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। अब हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि इसमें से जब करंट फ्लो हो रहा है, अब ये वोल्ट मीटर, राइट, जो करंट फ्लो हो रहा है इसमें से वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है 3 डिफरेंट पार्ट में, I1, I2 एंड I3, बिकॉज यहाँ पे 3 डिफरेंट वायर कनेक्ट है, यहाँ पे ये 3 इसमें क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ से करंट जो फ्लो होगा, यहाँ से I1 होगा, यहाँ से I2 होगा और I3 होगा। ठीक है, ये सिंपल है, डायग्राम से ही हमको पता चल रहा है कि जब करंट इसमें से निकल रहा है, हम लोग यहाँ से जब करंट देंगे तो I फॉर्म में जाएगा, बट यहाँ 3 इसमें डिवाइड होके फिर अगेन यहाँ पे I फॉर्म में हमको आउटपुट मिलेगा। बट हम जो वोल्टेज की बात कर रहे हैं अक्रॉस द एंड ऑफ रेजिस्टर, चाहे वो R1 हो, R2 हो या R3 हो, तो हमको वोल्टेज जो अक्रॉस द एंड है वो सेम ही मिलने वाला है, मतलब वो V ही मिलने वाला है, जिसे हम नोट करने वाले V। तो अक्रॉस द एंड हमारा क्या है, वोल्टेज, यहाँ पे इस डायग्राम में वोल्टेज सेम है। बट हमारा जब करंट की बात करते हैं I, तो ये 3 इसमें अलग अलग इसमें डिवाइड हो जा रहा है। तो एमीटर के थ्रू हम लोग क्या करेंगे कि करंट को फाइंड आउट कर लेंगे। सपोज एमीटर जब हम लोग फर्स्ट रेजिस्टेंस में कनेक्ट करते हैं तो हमको कुछ करंट मिल गया I1, जब हमने उसको सेकेंड रजिस्टर में कनेक्ट किया तो हमको कुछ मिल गया रेजिस्टेंस I2। सिमिलरली जब हम उसको थर्ड रेजिस्टेंस में कनेक्ट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, I3। बट जब ये सर्किट कंप्लीट होगा और जब करंट यहाँ से आएगा I1, I2 एंड I3, तो हमको एट द एंड ऑफ द सर्किट हमको क्या मिलने वाला है, I। मतलब जो करंट उसमें से इनिशियली आया था, 3 इसमें डिवाइड हुआ था, फिर से कंबाइन हो गया और फिर से हमको क्या मिल गया, I। इट मीन्स दैट कि हमको क्या पता चला कि I जो है वो क्या हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3, राइट, ये हमको यहाँ पे पता चला। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये वाला फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V बाय R यहाँ पे पुट करेंगे। तो V तो हमारा सेम है अक्रॉस द एंड, तो R सिर्फ डिफरेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तो चलो हम इसको अभी लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट फॉर्मूला। अब हम इसको सिमिलरली V को कॉमन निकाल लेंगे एंड देन V को कैंसिल आउट करके बाहर निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाता है, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो जब भी पैरेलली हमारे रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगे तो हमको क्या फॉर्मूला आउटपुट मिलेगा रिजल्टेंट का, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकली इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो फर्स्ट जो है हम सबसे पहले इस R1 1 अपॉन R1 और 1 अपॉन R2 को सॉल्व कर लेंगे तो हमको कुछ इस तरीके से मिलेगा, R2 प्लस R1 अपॉन R1 इंटू R2 प्लस 1 अपॉन R3। अगेन हम इसको सॉल्व करेंगे सो हमको कुछ इस तरीके से मिलेगा, राइट, R3 इंटू ब्रैकेट में R2 प्लस R1 प्लस R1 प्लस R1 इंटू R2 अपॉन R3 R1 R2। अब हम इसको अगेन रिसॉल्व कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से मिला हमको, R3 इंटू R2 प्लस R1 इंटू R3 प्लस R1 इंटू R2 अपॉन R1 R2 एंड R3। तो हमको रिजल्टेंट की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको इन्वर्स करेंगे। तो हमको डायरेक्टली R की वैल्यू इस तरीके से मिलेगी, R1 R2 R3 अपॉन R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 R2। तो कुछ इस तरीके से हमको फॉर्मूला मिलेगा। अगर ये आपको याद नहीं रहता है तो अगर सिंपली आपने इसको भी याद किए तो आगे का ऑटोमेटिकली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेन फॉर्मूला तो हमारा ये है कि जब भी हमारा रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में कनेक्ट रहेंगे तब हमारा रिजल्टेंट क्या होगा, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 सो ऑन। मतलब जरूरी नहीं है कि वो 3 ही रेजिस्टेंस हो, जितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्ट होंगे तो वो एडिशनल में 1 अपॉन के फॉर्म में आएंगे।
अब हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं जो एस चांद में से लिया गया है, अनसॉल्व न्यूमेरिकल है। तो ये न्यूमेरिकल कहता क्या है? इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो 5 रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohm, 40 ohm, 30 ohm, 20 ohm and 60 ohms are connected and shown to a 12 volt बैटरी। कितनी वोल्ट की बैटरी है यहाँ पे? 12 वोल्ट की। और कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस इन अ सर्किट एंड टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। हमको टोटल करंट यहाँ से फाइंड आउट करना है, टोटल रेजिस्टेंस जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस सर्किट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट को हम लोग ब्रेकआउट करके निकाल लेंगे बाहर, जो हमारा पार्ट 1 है। तो इसमें और ये पार्ट को हम लोग अलग कर देंगे, तो जो हो जाएगा हमारा पार्ट 2। ठीक है, तो हमारा ये पार्ट 1 है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है हमारा पैरेलली कनेक्टेड है। तो हमारा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R1 हम डिनोट यहाँ पे क्या करेंगे, R1। सो अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन जो हमने प्रीवियसली अभी हम लोगों ने जो कैलकुलेशन किया था, जो भी फॉर्मेशन किया था, जब हमको सीरीज में थे तब हमारा रेजिस्टेंस क्या था और पैरेलल में जब रेजिस्टेंस है तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था। तो वो यहाँ पे हमने जस्ट राइट डाउन कर दिया, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, 1/R इक्वल टू R2 प्लस R1/R1 इंटू R2। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है हमको, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड सॉल्व इट, राइट। देन अगेन इसको सिंप्लीफाई करना है, बिकॉज हमको 1/R की वैल्यू नहीं चाहिए, हमको R चाहिए, जो रिजल्टेंट R है वो चाहिए। तो ये हो गया, हमने इसको रिवर्स कर दिया, तो R1 इंटू R2 प्लस अपॉन R1 प्लस R2। सो यहाँ पे जस्ट हमको वैल्यू पुट करनी है 10 एंड 40। तो ये हमारा R1 और ये हमारा R2। सो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की 10 इंटू 40 अपॉन 10 प्लस 40 इक्वल टू 400/50। तो हमको वैल्यू क्या मिल गई, 8। तो हमारा R1 की वैल्यू क्या हो गई, 8 ओहम। ठीक है, तो हमको ये फर्स्ट रिजल्टेंट जो है इसका वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है ये हमको क्या मिल गया, 8 ओहम की। सिंपली हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो अगेन जब नेक्स्ट वाले की बात आएगी, यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस है। तो जैसे हमने इसको सॉल्व किया वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड पार्ट है, 3 रेजिस्टेंस है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लेंगे, हमारा R1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये पैरेलली कनेक्टेड है, इसलिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला यूज किया। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में, बिकॉज हमने इसको प्रीवियसली सिंप्लीफाई कर चुके हैं, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे ले रही हूँ इस फॉर्मूले को, R इक्वल टू R1 R2 R3 अपॉन R3 इंटू R2 प्लस R1 R3 प्लस R1 R2। तो सिंपली हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारा यहाँ पे R1 जो यहाँ पे कंसिडर किया है हमारा ये 1 R1, ये R2 और ये R3। ठीक है, तो इसमें हमको यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, 30 इंटू 20 इंटू 60 अपॉन 60 इंटू 20 प्लस 30 इंटू 60 प्लस 30 इंटू 20। तो हमें वैल्यू मिल गई R की कुछ इस तरीके से। सॉल्व करने के बाद में 36,000 अपॉन 1200 प्लस 1800 प्लस 600। तो सॉल्व करने के बाद में हमको क्या मिला, R की वैल्यू 10 ओहम्स की मिली। तो हमारा रिजल्टेंट R2 की वैल्यू क्या हो गई, 10 ओहम की। तो हमने क्या किया, सिंपली स्टार्टिंग में हमने इस सर्किट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। अब हम इसको अगेन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमको अभी टोटल करंट यहाँ पे फाइंड आउट करना है, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, राइट। तो हमारा जो सर्किट हो गया कुछ इस तरीके से, जिसमें ये हमारा R1 जिसकी वैल्यू है 8 ओहम्स और R2 जिसकी वैल्यू है 10 ओहम्स। तो अभी भी हमको रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मिला है क्या, यहाँ पे नहीं। तो हमको कंप्लीट रिजल्ट, क्योंकि हमको कैलकुलेट क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंट, राइट। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए सिंपली क्या करना होगा, बिकॉज ये सीरीज में है, हम इस डायग्राम में सिंपली देख पा रहे हैं कि सीरीज में है, तो हमारा रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, R इक्वल टू R1 प्लस R2, जो हमने इनिशियली कैलकुलेट कर लिया सिंप्लीफाई करके। अब इसको हम जस्ट पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। सो R इक्वल टू 18 ओहम्स, राइट। अब हमको क्या करना है, टोटल करंट फाइंड आउट करना है। तो टोटल करंट के लिए हमारा ओम्स लॉ क्या कहता है कि I इक्वल टू V अपॉन R। R जो है ये रिजल्टेंट
रेजिस्टेंस, ये है टोटल वोल्टेज जो हमारे न्यूमेरिकल में गिवन है 12 वोल्ट का, और हमको करंट क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी, जो हमें वोल्टेज की वैल्यू थी 12 और 18 जो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया था, तो यहाँ पे पुट कर दिया और हमें करंट कितना मिल गया, 0.6। तो हमारा करंट कितना हो गया, I इक्वल टू 0.66 एम्पियर। सो फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अभी हमने जब रेजिस्टेंस की बात की थी, रेजिस्टेंस इन सीरीज की बात की थी, और जब हमने ओम्स लॉ देखा था, जो कांस्टेंट रेजिस्टेंस था वो किसी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल, राइट, टेम्परेचर कितना है उस टाइम पे जब करंट फ्लो हो रहा है, साइज क्या है उसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, लेंथ ऑफ द मटेरियल। सिमिलरली फैक्टर्स जो होते हैं रेजिस्टेंस कंडक्टर के, वो अफेक्ट करते हैं कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी तो हमारा करंट फ्लो जो है वो भी डिफरेंट करेगा, जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज करेगा तो करंट फ्लो भी डिफरेंट करेगा। तो व्हाट आर दे, इससे ज्यादा कुछ और है या कुछ अलग है? तो पहला तो है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर और अ वायर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर, दोज आर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे लेंथ चेंज होगी हमारा रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, फिलहाल किसी और बात की नहीं कर रहे। तो लेंथ जैसे चेंज होगा तो हमारा रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया भी अगर चेंज हो रहा है तो उसमें से जो करंट फ्लो है वो भी चेंज होगा, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया हमारा, डिपेंड कर जाएगा, अफेक्ट कर जाएगा। अब नेचर ऑफ द मटेरियल, इस पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, जैसे जैसे मटेरियल बदलेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बदलेगा। अब टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, जैसे हमारा टेम्परेचर बदलेगा वैसे ही हमारा फ्लो ऑफ करंट बदलेगा, फ्लो ऑफ करंट बदला तो हमारा रेजिस्टेंस भी बदलेगा, सिमिलरली वोल्टेज भी चेंज हो जाएगा। तो ये मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, मतलब जो रेजिस्टेंस है कांस्टेंट वैल्यू है वो चेंज कर जाती है जब ये सारी चीजें चेंज होती हैं। अब ये चेंज होता कैसे है, तो इसके लिए हम लोग एक एक्टिविटी करके देखते हैं, ठीक है। तो वी विल नो द डिस्क्राइब हाउ टू रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन दिस फैक्टर्स, कैसे ये डिपेंड करता है, किस तरीके से अफेक्ट करता है, ये देखते हैं इस एक्टिविटी के थ्रू। तो एक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो हमको तो बहुत सारी चीजें लगेगी, जैसे कि एमीटर लगेगा, सर्किट लगेगा, स्विच बोर्ड लगेगा, बैटरी लगेगी। तो पहले तो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारा ओम्स लॉ है, जो हमने स्टडी किया, पता किया एक एक्टिविटी के थ्रू, कि वोल्टेज जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट और इज इक्वल टू द वोल्टेज इज इक्वल टू द आर इंटू आई। सो हमने इसको लिख दिया है V अपॉन आई इक्वल टू आर, ठीक है। तो यहाँ से आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि R जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट, R क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। ये इस फॉर्मूले से हमको पता चल रहा है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट, राइट, R is inversely proportional to the current। मैं यहाँ पे ये बार बार रिपीट कर रही हूँ बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे पता करने के लिए, स्टडी करने के लिए, ठीक है। तभी चलो हम लोग एक्टिविटी कर लेते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए हमको चाहिए एमीटर, ये हो गया हमारा एमीटर, स्विच बोर्ड, बैटरी एंड कनेक्टिंग वायर्स, ठीक है। कनेक्टिंग वायर्स, अब इसको हम लोग कंप्लीटली कनेक्ट कर लेते हैं थ्रू द नट बोल्ट से, हमने इसको फिट कर दिया। देन एक की से हमने पहले ही इसकी करंट फ्लो के लिए अरेंजमेंट करके रख दी, कि ताकि हमारा जैसे इसमें हम लोग फैक्टर्स जो है हम लोग उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो स्टडी करने वाले इस एक्टिविटी के थ्रू, तो यहाँ पे हम लोग कर पाए। तो पहले ही हमने यहाँ पे की को कनेक्ट कर दिया ताकि हमारा करंट जो है इसमें से फ्लो करे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एल लेंथ का वायर लेंगे, सपोज ये निक्रोम वायर है, कौन सा वायर, निक्रोम वायर। अब हम इसको क्या करेंगे, इस एंड से इस एंड तक कनेक्ट कर देंगे। तो हमने जैसे ही इसको कनेक्शन किया तो हमने देखा कि कुछ करंट यहाँ से फ्लो हुआ, ठीक है। जैसे ही सर्किट कंप्लीट हुई उसमें से क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ। तो एमीटर रीडिंग शो कर रहा है हमारा 3 एम्पियर का। तो चलो इसको नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें से कितना करंट फ्लो हुआ, जब एल लेंथ का वायर था, निक्रोम वायर था, तो इसमें से करंट कितना फ्लो हुआ, 3 एम्पियर का। चलो अब हम इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने कनेक्शन ऑफ किया रीडिंग हमारी 0 हो गई।
अब हम क्या करेंगे, दूसरा वायर लेके देखेंगे, बट मटेरियल यहाँ पे हम लोग अभी चेंज नहीं कर रहे, निक्रोम वायर ही लेंगे। हमने अभी निक्रोम वायर लिया जिसका लेंथ अभी ट्वाइस एल है, इससे डबल है, तो इसको चलो कनेक्शन कर लेते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पे इसका कनेक्शन सर्किट कंप्लीट करेंगे तो इसमें से कुछ करंट फ्लो होगा, तो चलो देख लेते कितना। तो इसमें से हमको करंट रीडिंग कितनी मिल रही है, एमीटर में से 2 एम्पियर की। चलो इसको नेट कर लेते हैं। तो ट्वाइस एल का जब लेंथ का निक्रोम वायर था तो करंट कितना था हमारा, 2 एम्पियर का। ठीक है, अब चलो इसका कनेक्शन ब्रेक कर लेते हैं। तो कनेक्शन जैसे ही ब्रेक कर दिया फिर से हमारी एमीटर की रीडिंग 0 हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा और ज्यादा डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। जब हमने क्या की, लेंथ बढ़ा दी निक्रोम वायर की, सपोज हमने क्या किया 3L मतलब 3 गुना हमने लेंथ बढ़ा दी, और इसको चलो अभी वापस कनेक्शन कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने कनेक्शन किया, कंप्लीट किया सर्किट को, तो हमें एमीटर ने रीडिंग दी। तो एमीटर ने रीडिंग कितनी दी हमको, 1 एम्पियर की। जैसे ही लेंथ बढ़ी हमारा करंट क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया। अब चलो इसको डिस्कनेक्ट कर लेते हैं और बाकी आगे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे ही हमने यहाँ पे भी डिस्कनेक्ट किया, हमारी एमीटर की रीडिंग अगेन 0 हो गई। अब हमने देखा कि जो हमारा लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जा रहा था। जैसे ही लेंथ क्या हो गई हमारी, बढ़ती गई, तो करंट क्या होते गया। यहाँ पे आप इस तीनों फॉर्मूले में देख लीजिए कि करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। इट मीन्स डेट की लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। सिमिलरली कि जब लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट है, इट मीन्स डेट कि जो लेंथ है हमारा रेजिस्टेंस के साथ में क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट। क्या हो जाएगा, लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ पे चलो देख लेते हैं कि जैसे ही हमने यहाँ पे I है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, सिमिलरली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R, राइट। यहाँ पे हम लोग लिख के देख रहे हैं बिकॉज ये फॉर्मूले से, तो इट मीन्स दैट कि ये दोनों भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये क्या हो जाएगा, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R। ये फॉर्मूले से ही पता चल रहा है, बाद में इस एक्टिविटी में भी हमको पता चल रहा है कि जैसे जैसे हमारी लेंथ बढ़ रही है वैसे वैसे करंट फ्लो कम हो रहा है। इसका मतलब ही ये है कि करंट को जितना अपोज करेगा उतना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस रहेगा। इट मीन्स दैट कि लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, आगे और स्टडी करते हैं। अब हमने क्या किया कि मटेरियल को चेंज कर दिया। ठीक है, जब हमने मटेरियल, एक कॉपर वायर का हमने यहाँ पे मटेरियल लिया और फिर हमने क्या किया कि कनेक्शन करने की कोशिश की। तो जैसे ही हमने इसको कनेक्ट किया, हमारा एमीटर रीडिंग कितना दे रहा है, 5 एम्पियर का। जैसे ही हमने कॉपर वायर लिया, लेंथ हमने कितनी रखी, तो ट्वाइस एल ही रखी, जो भी हमारा प्रीवियस मटेरियल था निक्रोम वायर का। तो सिमिलरली हमने उसकी लेंथ यहाँ पे सेम रखी, बट मटेरियल चेंज किया तो हमारा क्या हो गया, इसमें से करंट फ्लो ज्यादा हो गया। मतलब क्या हो गया, हमारा फ्लो ऑफ करंट विल बी चेंज इफ द मटेरियल ऑफ द रेजिस्टेंस चेंज। जैसे जैसे हमारा मटेरियल चेंज होगा मतलब करंट फ्लो चेंज हो जाएगा और रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक और चीज यहाँ पे चेक करेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब देखो इसका सपोज इसका एक वायर है जो हमारा, जो हमने यहाँ पे कनेक्शन अभी हटा दिया तो हमारी रीडिंग 0 हो गई। बट हमने इसमें देखा था कि जैसे इसमें से हमने कनेक्शन किया था तो हमको 5 एम्पियर का कितना मिला था, करंट मिला था। और सपोज इसका एक कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा जिसको हमने डिनोट कर दिया क्रॉस सेक्शनल एरिया 1। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वायर लेते हैं जो इससे ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया का होगा, ज्यादा थिकनेस का होगा। और जब हमने इसको कनेक्ट किया तो हमारी रीडिंग कुछ आई। सेम मटेरियल लिया है, यहाँ पे चेंज नहीं किया, कॉपर वायर ही लिया है और सिर्फ इसकी थिकनेस बढ़ा दी, तो इसका करंट क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, एमीटर में कितना शो हो रहा है, 8 एम्पियर का करंट शो हो रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग हटा देते हैं, कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, तो हमारे एमीटर की रीडिंग 0 हो गई। तो हमने अभी यहाँ पे देखा कि जैसे ही क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल क्या हो गया, बढ़ गया, तो करंट क्या हो गया हमारा यहाँ पे, बढ़ गया,
है ना, मटेरियल चेंज नहीं किया। जब मटेरियल चेंज किया तो नो डाउट कि हमारा करंट फ्लो भी चेंज हो गया, तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। बट हम लोग यहाँ पे अभी क्या देख रहे हैं कि जब हमने क्रॉस सेक्शनल यहाँ पे एरिया चेंज किया, मटेरियल सेम रखा, तो हमारा करंट भी चेंज किया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जैसे ही बढ़ेगा तो हमारा करंट फ्लो भी बढ़ जाएगा। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, अब इसको हमने नोट किया, तो इसमें से हम लोग इसी फॉर्मूले से अभी यहाँ पे देखेंगे कि जब एरिया करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तब एरिया अगर हमारा करंट के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो रेजिस्टेंस के साथ में क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बिकॉज करंट फ्लो ज्यादा है, इट मीन्स रेजिस्टेंस कम है, अपोजिशन कम है। तो यहाँ पे हमको क्या पता चला कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। तो एक्टिविटी थ्रू हमको क्या पता चला, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. By combining both the equation, we obtained R is directly proportional to the L and inversely proportional to the area. अब क्या करेंगे, इसको इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने के लिए हमको कोई ना कोई कांस्टेंट की वैल्यू लगेगी, तो हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया R को, कांस्टेंट को रो से। अब रो, व्हाट इज रो? तो बाय रीअरेंजिंग दिस फॉर्मूला हमको रो की वैल्यू मिलेगी, रो इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन L, जो लेंथ ऑफ द पर्टिकुलर कंडक्टर, राइट। तो व्हाट इज एग्जैक्टली द रो? तो रो इज अ कांस्टेंट नोन एज रेजिस्टिविटी। हम इसे क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो नोन एज अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हम इसे क्या कह सकते हैं, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सो वेयर R is a resistance of a conductor, A is the area of cross section of conductor and L is a length of conductor. So resistivity of the substance is numerically equal to the resistance. ये कब equal होगा numerically? जब 1 स्क्वायर मीटर का क्रॉस सेक्शन होगा और 1 मीटर लेंथ होगी, और क्या होगा, जब हम इसको पुट करेंगे 1/1 तो हमारा रेजिस्टिविटी क्या हो जाएंगे, इज इक्वल टू द R. It means that the resistivity of the substance is numerically equal to the resistance of a rod of that particular substance, which is 1 meter long and 1 square meter in cross section. So effect of temperature. अब तो हमने देख लिया था कि लेंथ, एरिया और मटेरियल ये किस तरीके से अफेक्ट करता है। अब हमको देखना है कि टेम्परेचर किस तरीके से अफेक्ट करता है। So it has been found that the resistance of all pure material increase when rising the temperature and decreasing on the lowering the temperature. जैसे ही हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा। बट द रेजिस्टेंस ऑफ अलॉय लाइक मैग्नीशियम, कंस्टेंटन एंड निक्रोम इज ऑलमोस्ट अनइफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। जैसे कुछ मटेरियल्स होते हैं, जैसे कंस्टेंटन है, निक्रोम वायर है, मैग्नीशियम वायर है, तो इस तरीके के कुछ कंडक्टर्स होते हैं जो अनइफेक्टेड रहते हैं टेम्परेचर से। So, application of heating effect of current. तो what is meant by heating effect? पहले तो हमको ये भी पता करना होगा, ठीक है। The heating effect of the current is utilized in the working of electrical heating appliances such as electric iron, electric kettle, electric toaster, electric oven, room heater, water heater. अब हमारे डे टू डे लाइफ में हमने तो देखा है कि जब हम लोग हमारे कपड़ों को, क्लॉथ्स को आयरनिंग करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक थ्रू करते हैं, राइट। इलेक्ट्रिक आयरन्स होती है। इलेक्ट्रिक केटल मीन्स जिसमें हम लोग चाय बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं। देन इलेक्ट्रिक टोस्टर जिसमें हम लोग ब्रेड गर्म करते हैं। देन इलेक्ट्रिक ओवन जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं, केक बनाते हैं। रूम हीटर्स जो ठंडी के सीजन्स में हम लोग यूज करते हैं। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज इन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑल्सो। हम लोग ने देखा है कि जो हमारे घर के जो लैम्प्स होते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं, उसमें जो बल्ब होता है, जैसे ही हम उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, लाइट जलती है, देन कुछ समय बाद में वो गर्म हो जाता है, लाइट। तो वही हीटिंग इफेक्ट है। टंगस्टन मेटल इज यूज्ड फॉर द मेकिंग ऑफ द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज इट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। हमने देखा होगा कि हमारे घर में फिलहाल तो आज डे टू डे लाइफ में हमारे एलईडी लैम्प्स है जो लो हीटिंग इफेक्ट देते हैं, बट प्रीवियसली टंगस्टन वायर के बल्ब होते थे जो येलो कलर का हमको अपीयरेंस देता था, येलो लाइट हमको देता था।
सो जो टंगस्टन वायर है वो क्या होता था, जैसे ही उसमें से करंट फ्लो होता था तो वो रेड कलर में अपीयर हो जाता था और हमको येलो लाइट उसमें से मिलती थी, मतलब वो रेड हीट करता था, गर्म होता था और क्या होता था उसमें से लाइट बाहर आती थी। सो द एयर इज प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब। अब होता क्या था, बल्ब के अंदर में एक एयर प्रेजेंट होती थी, अगर वो ऑक्सीजन के साथ में कनेक्ट कर जाए तो क्या हो जाएगा, वो इफेक्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। सो उससे बचाने के लिए तो एक्सट्रीमली हॉट टंगस्टन फिलामेंट वुड बर्न अप क्विकली द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, वो पट से गर्म हो जाएगा तो वो जल्दी खराब हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए इलेक्ट्रिक बल्ब इज फिल्डली विथ केमिकल अनरिएक्टिव गैस लाइक अर्गॉन एंड नाइट्रोजन। जो हमारे कौन से एलिमेंट्स है, ये वाले नोबल गैस एलिमेंट जो है उससे फिल किया जाता है, जो रिएक्ट नहीं करता फिलामेंट्स के साथ में। द गैसेस लाइक अर्गॉन एंड नाइट्रोजन डज नॉट रिएक्ट विद द हॉट टंगस्टन फिलामेंट एंड हैज प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द बल्ब और फिलामेंट, राइट। तो बल्ब और फिलामेंट की लाइफ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट नहीं होता और बच जाता है, ज्यादा समय तक वो चलता है। सो when an electric current is passed through the high resistance wire like nichrome wire, the resistance wire become very hot and produce heat. This is called as a heating effect of the current. तो previously हम लोग जो application देख रहे थे कि basically जो हमारे डे टू डे लाइफ में है वो किस तरीके से हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास हो रहा है तो होता क्या है, वो गर्म कैसे होता है, ठीक है, वो अपना कलर अपीयरेंस रेड कैसे होता है, हॉट कैसे हो जाता है, ठीक है। तो अब एक जस्ट एग्जांपल देखते हैं, जब हम लोग एक आग जलाते हैं, फायर बर्न करते हैं और उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक मेटल जो है निक्रोम वायर का वो लेके जाएंगे। तो जैसे ही हमने उसमें वहां पे प्लेस किया तो कुछ समय बाद हम वहां पे क्या देखेंगे कि वो वायर जो है वो गर्म हो रहा है, गर्म होने के बाद में वो रेड कलर में चेंज हो गया कंप्लीटली और कुछ इस तरीके से दिखने लगा। तो ये हो गया कि हीट ट्रांसफर हुई, क्योंकि हमने उसको डायरेक्टली किस में लाया था, आग में, फायर में उसको ला लिया था, राइट। जैसे ही वो फायर के कांटेक्ट में आया तो निक्रोम वायर क्या हुआ, हमारा हॉट हो गया, गर्म हो गया और वो रेड कलर के अपीयरेंस में आया। सिमिलरली हम क्या करेंगे, उसमें से जैसे ही हम लोग करंट पास करेंगे तो क्या होगा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्रेजेंट वो एक दूसरे के साथ में कोलिजन करेंगे और एक डायरेक्शन में फ्लो होने की कोशिश करेंगे, जो हमारे प्रीवियस पार्ट में हमने देखा है कि करंट का फ्लो किस तरीके से होता है। तो जब भी करंट फ्लो होगा ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके मोशन की वजह से होगा। सो वो वन डायरेक्शनली जाने लगेंगे तो इनिशियली क्या होगा, वो एक दूसरे के साथ में टकराएंगे, कोलिजन होगा, कुछ भी होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट आएगा। हीटिंग इफेक्ट होने की वजह से क्या होगा कि कुछ समय बाद में जो वायर है वो क्या होने लगेगा, हॉट होने लगेगा और रेड कलर के अपीयरेंस में आ जाएगा। तो इसी को ही हम हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। तो वर्क डन बाय द करंट आई, अब जो हम लोग यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं हीटिंग इफेक्ट, तो हीटिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, इमीडिएटली हो रहा है क्या, नहीं, करंट जैसे उसमें से फ्लो हो रहा है, एक वर्क डन हो रहा है और उसके बाद में उसमें क्या हो रहा है कि हीट जनरेट हो रही है, हॉट हो रहा है और वो रेड कलर के अपीयरेंस में आ रहा है। तो क्या हो रहा है, उसमें कुछ अमाउंट का वर्क डन हो रहा है, तो हमको उसको कैलकुलेट करना है यहाँ पे न्यूमेरिकली। सो वर्क डन बाय द करंट आई व्हेन इट फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस आर फॉर अ टाइम टी, एक पर्टिकुलर टाइम से जब करंट वहां पे फ्लो होगा और जो हीट उसमें से वर्क डन होगा। सो नाउ व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू मूव्स, मैंने आपको अभी बताया था कि चार्ज क्या होगा, वो मूव होगा, मूव अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस, किसके अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज गिवन बाय फॉलोइंग इक्वेशन। तो दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू Q into V, right? Then form a definition of current. We know that कि हमने करंट के डेफिनेशन में भी देखा था कि I इक्वल टू Q अपॉन T, राइट। क्या देखा था हमने कि I अपॉन Q अपॉन T, हमने करंट की डेफिनेशन थी। तो Q को हमने क्या किया, उसको रीअरेंज किया और Q इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, राइट। देन अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, हमको ओम्स लॉ भी पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है यहाँ पे, I इंटू आर,
राइट। बोथ द इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, एंड देन वी ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन जो है यहाँ पे I इंटू टी इंटू आई इंटू आर, सो वर्क डन की कंप्लीट वैल्यू क्या आ जाएगी, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो जो वर्क डन है हमको किसके अमाउंट में मिल रही है, कौन से अमाउंट में, हीट जनरेशन के अमाउंट में। तो वर्क डन हम लोग क्या डिनोट करेंगे, H से, राइट। तो assuming all the electric work done or all the electrical energy consumed is converted into the heat energy, मतलब जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें बदल रही है, वो हीट एनर्जी में। जो मैंने प्रीवियस पार्ट में पहले ही स्लाइड में बताया था, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, राइट। ये हमारा थर्मोडायनामिक्स का लॉ है, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम लोग कहते हैं, यूनिवर्सल लॉ है, ये कहीं भी चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, जो कंप्लीट वर्क डन है, कंप्लीट इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में प्रोड्यूस हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। सो इट इक्वेशन इज गिवन बाय हीट प्रोड्यूस, सो H इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, और इसको हम डिनोट करेंगे जूल्स में, बिकॉज ये वर्क डन है और हम इसको हीट प्रोड्यूस में डिनोट कर रहे हैं। सो इट की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल्स। सो इलेक्ट्रिकल पावर, अब व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिकल पावर, बिकॉज इसमें से वर्क डन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, तो कुछ ना कुछ तो पावर इसमें होगा, तभी तो ये सारी चीजें हो रही है। तो हम इसको क्या कहते हैं, जो पावर इसमें से जनरेट होता है या फिर जो पावर होता है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। सो व्हाट इज इट मीन, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, जब एक कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो रही है, यूज्ड हो रही है। वी से दैट द करंट इज डूइंग वर्क, इसका मतलब है कुछ करंट जो है वो वर्क डन कर रहा है। वी नो दैट द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज अ पावर, जो मतलब द रेट ऑफ वर्क डन, इट मीन्स ही पावर होगा, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कुछ वर्क डन कर रही है कुछ टाइम में, तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, रेट ऑफ वर्क डन जो होगा वो होगा पावर। सो इलेक्ट्रिकल पावर इज एन इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, मतलब इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो कितना वर्क डन कर रही है पर यूनिट ऑफ टाइम में। सो इट विल बी गिवन बाय द पर्टिकुलर फॉर्मूला, दैट इज पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। So unit of power is 1 watt equal to 1 joule upon 1 second. So where the V is a potential difference or voltage in a volts, right? So I is a current in an ampere. Formula for calculating the electrical power. अब जो हमने देखा था उसी को हम लोग अभी इवोल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द वर्क डन बाय करंट, जो गिवन बाय हमने दिया हुआ था, प्रीवियसली ही हमने कैलकुलेट किया था पार्ट 1 में, तो हम यहाँ पे उसको लिखने वाले हैं। सो व्हाट वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी, जूल्स में हम इसको डिनोट करेंगे। सो पावर के फॉर्मूले में हम लोग वर्क डन को पुट करेंगे V इंटू आई इंटू टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T और T कैंसिल हो जाएगा, राइट। हमने यहाँ पे पहले ही बताया था, V जो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है और I जो है करंट है, जो अभी बताई थी मैंने, राइट। तो पावर क्या हो जाएगा हमारा, V इंटू आई। सो इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस इंटू द करंट। Then electrical power is equal to voltage into current. It can also be written as, so the power expended in a heating a resistor or a turning a motor depends upon the potential difference between the terminal of the device and the electrical current passing through it. It means that जो electrical power है particular device में जो power generate होगा या फिर power होगा वो किस पे depend करेगा, potential difference across the terminal and the current flow through the particular conductor. इट्स न्यूमेरिकल टाइम, तो चलो एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस है, बहुत ज्यादा फॉर्मूलेस है, सिंपल फॉर्मूलेस है। तो चलो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द 5 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर्स ऑफ 2 ohms फॉर 30 मिनट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमको अब यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है कि करंट कितना है 5 एम्पियर का, रेजिस्टर्स कितने हैं यहाँ पे 2 ohms का, और ये
कितने देर तक ये फ्लो हो रहा है, 30 मिनट्स का। तो हमको एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर्ड कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वी विल फर्स्ट कैलकुलेट द पावर बाय यूजिंग द गिवन वैल्यूज करंट एंड रेजिस्टेंस। दिस कैन बी डन बाय द यूजिंग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, पावर से हमको क्या मिल जाएगा, जो प्रीवियसली हमने फाइंड आउट किया था कि V इंटू आई। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, वोल्टेज क्योंकि यहाँ पे गिवन नहीं है तो हम लोग वोल्टेज की जगह पे क्या पुट करेंगे, I इंटू आर, बिकॉज हमारे पास R की वैल्यू है और करंट भी है। सो यहाँ पे पुट करने के बाद में हमको पावर कितना मिल जाएगा, I स्क्वायर इंटू आर। जस्ट हमने यहाँ पे ये वैल्यू क्या की, यहाँ पे पुट की हुई की, तो हमको I स्क्वायर इंटू आर मिलेगा। देन पुट द वैल्यूज, करंट की 5 है तो 5 इंटू 5 इंटू 2, राइट, क्या हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 2, जिसको मैंने सिंप्लीफाई करके बोला 5 इंटू 5 इंटू 2। सो 25 इंटू 2 इट विल गिव्स 50 वैट। तो ये हमको वैट में मिला है। और हमको क्या चाहिए होता है कि जब हम लोग एनर्जी की वो लेते हैं तो हमारे घर में हमारे जो मीटर्स होते हैं तो वहां पे हम लोग देखा है कि किलो वैट आवर, राइट, क्या यूनिट होती है एनर्जी की, किलो वैट आवर। तो यहाँ पे मिनट में दिया हुआ है टाइम, तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, यहाँ पे टाइम को भी आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 30 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 0.5 मिल जाएगा। मैं इसके नीचे लिख लेती हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे हमको 0.5 आवर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास मिनट में तो हमने इसको जस्ट कन्वर्ट किया। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो पावर की वैल्यू थी उसको किलो वैट में कन्वर्ट करेंगे। तो किलो जैसे ही हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको 1000 से इसको डिवाइड करना होगा। सो हमको पावर की वैल्यू क्या मिल गई, पावर इक्वल टू 0.05 किलो वैट। सो एनर्जी जो है पावर इंटू टाइम। सो यहाँ पे पुट कर दी हमने टाइम की वैल्यू, जो यहाँ पे 0.5 आवर हमने निकाला था, तो E इक्वल टू 0.05 इंटू 0.5, तो हमें वैल्यू क्या मिल गई, 0.025 किलोवाट पर आवर। तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर रेजिस्टर और पर्टिकुलर कंडक्टर, जिसका रेजिस्टेंस कितना था, 2 ओम्स का, और उसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा था, 5 एम्पियर का, कितने देर के लिए, 30 मिनट्स के लिए। सो इन अबव गिवन सैंपल प्रॉब्लम वी हैव कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो सैंपल था हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन, हमने उसमें क्या किया था, कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट कमर्शियल यूनिट कौन सा, किलोवाट आवर, जो हमारे घर के मीटर्स में होता है। आप देखना, कभी नोट किया होगा तो आप देखना कि किलोवाट आवर में वहां पे यूनिट होती है एनर्जी ट्रांसफर की। तो प्लीज कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल योरसेल्फ। आप इसको जूल्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए खुद से ही। देन पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। जो हमारे डे टू डे लाइफ के जो पावर अप्लायंस होते हैं, जितने भी हम लोग अप्लायंस यूज करते हैं, बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिकल आयरन हो गया, घर का मिक्सर हो गया, सो उसमें कुछ तो रेटिंग होती है। हमने देखा है कि वहाँ पे पावर वोल्टेज रेटिंग होती है, तो उसी को हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी कितनी कितनी रेटिंग्स दी हुई है। सो बल्ब, जो इलेक्ट्रिकल बल्ब जो फिलामेंट का बना होता है, येलो लाइट की देता है। तो सिमिलरली इलेक्ट्रिकल आयरन देख लेते हैं हम लोग, वॉशिंग मशीन जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं वो वन, एंड टीवी। तो इसका जो पावर वोल्टेज रेटिंग है वो देख लेते हैं। सो बल्ब का जो है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब में बी ऑफ पावर ऑफ 15 वैट, 40 वैट, 60 वैट। तो इस तरीके के पावर के वो होते हैं, और ज्यादा पावर्स के भी होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल आयरन जो होता है मोस्टली 750 वैट का होता है, और मोर का भी, इससे ज्यादा का भी होता है। देन वॉशिंग मशीन जो है यूजुअली 3000 वैट का होता है, जो सबसे लोएस्ट होता है, एंड इससे ज्यादा के भी पावर के वॉशिंग मशीन होते हैं। जितना ज्यादा पावर होगा उतनी ज्यादा इफिशियंसी होगी। सिमिलरली ओवन जो होता है 1000 टू 2000 वैट से ये स्टार्टिंग होता है, एंड इससे ज्यादा के भी होते हैं। और जो हमारा होम टेलीविजन होता है वो होता है 120 वैट। इट अबाउट 120 वैट का हमारे टीवी टेलीविजन का पावर होता है। देन पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ सम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस एंड द करंट ड्रॉन बाय देम। सो उसमें से कितना करंट जा रहा है और कितना वोल्टेज जो है वो, और कितना पावर उसमें लगता है। सो हमारे डे टू डे लाइफ के ही एग्जांपल है, जैसे ट्यूबलाइट है तो वो 40 वैट की होती है जनरली। और वोल्टेज जो होता है मोस्टली सभी अप्लायंस में से सेम हम लोग सप्लाई करते हैं, बिकॉज वोल्टेज जो है पोटेंशियल डिफरेंस वो हम लोग अक्रॉस दी एंड फाइंड आउट करते हैं, तो ऑलमोस्ट वो सेम होते हैं। देन उसमें से जो करंट फ्लो होता है वो है 0.18 एम्पियर का।
इलेक्ट्रिक बल्ब में से 0.27 का, रेडियो सेट में से 0.36 एम्पियर में का होता है, इलेक्ट्रिकल फैन में का जो पावर होता है वो कितना है 100 वैट का, एंड देन करंट ड्रॉन जो है उसमें से 0.45 एम्पियर में। टीवी सेट जो अभी बताया था 120 वैट, उसमें करंट इतना लगता है। देन रेफ्रिजरेटर 150 वैट एंड देन करंट उसका 0.68 एम्पियर उसको करंट लगता है। देन इलेक्ट्रिकल आयरन, सिमिलरली ये वॉशिंग मशीन, राइट, जो हमारे डे टू डे लाइफ में है, ये पूरे नोटेशन दिए हुए हैं कि इसमें से कितना करंट ड्रॉन होता है। ये सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, यूजुअली पावर इतने होता है उसका, हर एक अप्लायंस का अलग अलग होता है, एंड यूजुअल वोल्टेज जो होता है हमारा वो 220 वोल्ट का ही होता है। यहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है कंप्लीट स्टडी कर लिया है, जिसमें हमने नंबर ऑफ फॉर्मूलेस की स्टडी की है, व्हाट इज करंट क्या है यहाँ से स्टार्ट किया, उसका जनरेशन कैसे होता है, थर्मोडायनेमिक्स का एक लॉ देखा जिसमें हमने देखा कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन ओनली ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है। तो इसके बेसिस पे ही किस तरीके से चार्ज फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट किस तरीके से फ्लो हो रहा है ये भी देखा, फ्लो ऑफ करंट डायरेक्शन देखा, उससे जो फॉर्मूले मिले वो देखे, कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे हमने सॉल्व किए। देन सेकेंड पार्ट में हमने एप्लीकेशंस देखा कि किस तरीके से उसका एप्लीकेशंस है, सर्किट है, देन फॉर्म रेजिस्टेंस है, इसकी भी स्टडी की, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ओम्स लॉ की स्टडी की। तो अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई भी सजेशंस है रिगार्डिंग दिस वीडियो, रिगार्डिंग दिस लेक्चर पार्ट 1 और पार्ट 2, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि जितने भी हमारे अपडेट्स आते रहेंगे, जितने भी हमारे वीडियो अपलोड होते जाएंगे यूट्यूब चैनल पे एज वेल एज फेसबुक पे, तो आपको उसके नोटिफिकेशन जल्दी ही सबसे पहले आपको ही मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग माय लेक्चर, और तब तक के लिए सेफ रहिए अपने घर में और खुश रहिए और पढ़ते रहिए।